राजनीति में नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब ज्यों ज्यों पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकाश में आया था, जिसमें इस घोटाले के एक आरोपी ने बहुत सी बातें कही थीं जो अपने आप में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन कर रही थी। आज यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिरसा जी भी हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि आज से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड हैं। उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्प्रिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्प्रिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात है। एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया। और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया? होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले।
अब ये स्ट्रिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले कि बोली गई वो बात? और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आप मेरे घर में कैश पड़ा है, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे को 1000 रुपए में, ये तो कैश व्हाइट तो ब्लैक की कन्वर्जन होगी। इस जो कैश दे रहे हैं, अगर मेरे को कैश पड़ा मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा, फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए सारे बोलते, क्योंकि व्हाइट में ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी। जिस जो कैश दे रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा, फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे इतने? ऐसे ही महादेव लिकर है, तो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ दिए भी है, इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। तो अमंडल तो पंजाब में ही अभी अमंडल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमी को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 L1 होते हैं। कंपटीशन क्या करता है? अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे? आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमंडल
प्रिंडको और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं, जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देके मर जाएगा। आप और अच्छा, आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो। वहाँ भी सेम मतलब जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये तो बोला हर तरह के पैसे लेने जाते थे। अफायर में आपका भी नाम है वैसे? अब मेरा नाम, मैं तो रिटेलर, मैं तो दिनेश अरोड़ा को जानता था। अब लोग मेरे को लोग दिनेश अरोड़ा बोलते रहते हैं। मेरा नाम अमित अरोड़ा है जी, अमित अरोड़ा। मैं दिनेश अरोड़ा नहीं हूँ। मेरे को कोई L1 का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा है जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से केस जीत के लेके आया हूँ मैं। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया, अब नाम डाल दिया तो मैं तो इंक्वायरी ज्वाइन कर ली। मैंने तो एक भी मिस नहीं की। पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है वो विजय नायर का था, समीर महेंद्रू का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का साउथ ब्रिडको और इंडोस्पिरिट बताइए। ये जो अमन ढल है वो ब्रिडको है, और जो समीर महेंद्रू इंडोस्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होता है? अरे आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो एक जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी है जिनको सरेआम जो इन्होंने ये किया। अभी तो चर्चा भी चल रही थी ना, अब आप सोचो, वैसे भी नहीं, पहले एक बात सोचो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बात सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट ना करे। 10-12 लोगों ने बेचारों ने L1 लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटे प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी पूरी, क्योंकि बिजनेस तो 80% के चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों के पास है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को वैट नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ, इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि मैंने बिड की, फीस की 200 करोड़ रुपए की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूँ तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज सर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दारू कहां से गई है? ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली से? दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है जी, आप एक एनालिसिस कर लो, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही है 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो सारा ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम, पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 10 कर दिया। बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज जहां से नहीं जा रही तो पंजाब से जा रही होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को, ये क्या चाहते थे कि दिल्ली हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए।
कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने पैसों से मतलब है ना, होलसेल के। जगह कहीं दिल्ली कहीं से भी जाएगी तो इनको तो होलसेल के पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमन डल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसियां बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1, सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी दी जा रही है। सिसोदिया तो इसने बहुत बनाया हुआ है, सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ का तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई, इतना तो सबको ही, इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो दिल्ली का जो था ये, अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं, जहरीली भी हो गई है। और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। अब मैं इस विषय पर अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदेश जी। आज की जो स्टिंग देखने के बाद, जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं, उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर, दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था, उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था, वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी मार्फत अंडर द टेबल कमीशन, दलाली लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो रहा है। आज पब्लिक डोमेन में दूसरा स्टिंग घूम रहा है। पहले स्टिंग में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट थी कि कैसे 2% से 12% किया गया, उसमें से 6% उन्हें खुद लेना था। कैसे उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए जो अपनी बनाई पॉलिसी थी। कैसे उन्होंने कुछ चंद लोगों ने मिलकर, जिनको फायदा पहुंचाना था बड़े प्लेयर को, उनसे मिलकर सरकार ने पॉलिसी बनाई उनको फायदा दिलाने के लिए और खुद फायदा लेने के लिए। और दिल्ली ही नहीं, आम आदमी पार्टी का ये मॉडल बन गया है कि पंजाब में उनकी सरकार आई तो पंजाब में भी वही मॉडल बना दिया। पंजाब में भी उन्होंने 2 बड़े प्लेयर को पूरे शराब का ठेका दे दिया, L1 दे दिया, और उसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए। मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। जितने भी भ्रष्टाचारी करने के रास्ते हैं, दलाली है, वो सारे रस्म अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं। और अब वो कोई भी नियम कानून नहीं मानते, नहीं मानेंगे नियम कानून, ना ही मानेंगे CBC। अब तो हम चलेंगे DCC, यानी डायरेक्ट कैश कलेक्शन। अरविंद केजरीवाल की काम करने की पद्धति, नियम में एक और बड़ा फार्मूला है DCC, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। उन्होंने शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया,
और उनको बाद में व्हाइट में फायदा कराया। तो जो स्टिंग आया है, ये स्टिंग ये पूरा दर्शा रहा है कि स्टिंग मास्टर जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग आएगा भ्रष्टाचार का, हमारे पास स्टिंग ले आना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये स्टिंग आ गया है और कोई ऐसे व्यक्ति का स्टिंग नहीं है। जो एक्यूज नंबर 9 है, उनका खुद का कहना है, सारी आपकी पोल पट्टी खोली है, तो आप ये बताइए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर आप कार्रवाई कब करेंगे, उनको बर्खास्त कब करेंगे? धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी से आपको संबोधित करें। आपने अभी स्टिंग में सब कुछ देखा, किस तरह से 100 करोड़ रुपया, जब हम कहते थे तो कहते थे सबूत लाओ, अब तो सबूत भी सामने है। 100 करोड़ रुपया इंडो स्पिरिट ने, 60 करोड़ रुपया अमंडल ब्रिंडको ने, 50 करोड़ रुपया जसदीप कौर चड्डा महादेव वाइन्स ने और 30 करोड़ रुपया